हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आप सबकी जो भी दिक्कत थी इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो आज के बाद नहीं रहेगी। इवन इस वीडियो में एक वन शॉट के अंदर तुम्हारा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर पूरी तरीके से खत्म करूंगा ताकि तुम्हें क्लासेस सीयूईटी 2023 में दिक्कत ना दे, परेशानी ना दे। क्योंकि बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 12th के वो आप लोगों ने 12th में अच्छे से पढ़ा, मल्टीपल टाइम रिवीजन करा है। उसके बाद आपने बोर्ड एग्जामिनेशन दिया है, प्री बोर्ड्स दिया था उससे पहले, और क्लास आपको अच्छे से आता था। फिर आपने सीयूईटी में एक बार रिवीजन किया, उस चैप्टर के एमसीक्यू बनाए, तब जाके वो चैप्टर आपको परफेक्ट वाला एक डिबेंचर और शेयर। रिडम्पशन ऑफ चैप्टर आपने पहले कभी नहीं पढ़ा और आज पहली बार सीयूईटी में पढ़ने जा रहे हो, तो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर नजर आएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टफ जरूर नजर आएगा। लेकिन मैं इस बात का एश्योरेंस दे सकता हूं कि इस वीडियो में मैं इतनी सिंपल तरीके से इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देके आपको रिडम्पशन पूरा समझा दूंगा और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैं इस वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। इसके साथ ही क्लास अगली क्लास में, कल की क्लास में या मे बी आज ही हो सके तो टिल मिडनाइट, मैं आपको इसके जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं, जहां जहां से इसके एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं, वो भी करा दूंगा ताकि आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अच्छी तरीके से खत्म हो जाए। कंपैरेटिव कॉमन साइज हमने आज मॉर्निंग में अच्छे से खत्म कर लिया था, तो यहां पे अकाउंटेंसी में जो भी डिलीटेड पोर्शन है वो मोस्टली कवर हो जाएगा। और भी कुछ बच जाएगा तो कमेंट में मेंशन कर देना, क्लास समय से पहले करा दूंगा। ये क्लास मेरा प्रॉमिस है आपसे। स्टार्ट करते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी डिबेंचर्स को पब्लिक को इशू करती है। ये मान लो क्लास मेरे पास यही डिबेंचर मान लो, ठीक है, मैंने आपको इशू किया, दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर, और आपसे पैसे ले लिए। लेकिन एक समय वो भी आएगा 4 साल 5 साल 3 साल बाद, जब मैं आपको आपके पैसे लौटा दूंगा और अपने डिबेंचर्स वापस ले लूंगा। जब मैं आपको डिबेंचर इशू करके आपसे पैसे ले रहा हूं, दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ डिबेंचर, और जब मैं अपने डिबेंचर्स वापस आपसे लेता हूं और आपको आपका पैसा लौटा देता हूं, दिस इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। और इस बीच चाहे 4 साल हो, 5 साल हो, 8 साल हो, 10 साल हो, मैं हर साल आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देता चला जाऊंगा आपके बैंक अकाउंट में। और चाहे मुझे प्रॉफिट हो चाहे मुझे लॉस हो, मैं ज्यादा कमाऊं कम कमाऊं, भैया आपको आपका इंटरेस्ट मिलता चला जाएगा, बिकॉज इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन ये इंटरेस्ट की जो कैलकुलेशन होती है, हमेशा ध्यान रखना, क्लास है तो डिबेंचर चैप्टर का, बट आप बता देता हूं आपको, हमेशा फेस वैल्यू पे डिबेंचर्स की अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। लाइक 1000 डिबेंचर 100 का 1 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, और इसे कूपन रेट भी बोलते हैं। और भले ही क्लास आपका इशू पार पे हो रहा हो, प्रीमियम पे हो रहा हो, डिस्काउंट पे हो रहा हो, रिडीम पार पे हो रहा हो, प्रीमियम पे हो रहा हो, किसी पे भी हो रहा हो क्लास, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू पर ही कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, चलो, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर क्लास देखते हैं क्लास, वन शॉट इसका पूरा का पूरा एक एक करके। सबसे पहले आपको मीनिंग मैंने बता दिया, कंपनी डिबेंचर्स को, डिबेंचर होल्डर का पैसा उनको लौटा देती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इट मीन्स repayment, it means repayment the amount due to डिबेंचर होल्डर्स। तो डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा देना, रीपेमेंट कर देना ही कहलाता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा देना ही क्या कहलाता है क्लास, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, राइट। अच्छा, अब जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करेगी तो कंपनी के पास 2 ही शर्त है रिडीम करने के लिए, एट पार और दूसरा है क्लास एट प्रीमियम। कंपनी डिबेंचर्स को पार पे भी रिडीम कर सकती है और प्रीमियम पे भी रिडीम कर सकती है। लाइक कंपनी ने जब डिबेंचर इशू किया तो वो तीनों केस में इशू कर सकती है। इशू कंपनी पार पे कर सकती है क्लास, कंपनी इशू पार पे कर सकती है, कंपनी इशू प्रीमियम पर कर सकती है, और कंपनी इशू डिस्काउंट पर कर सकती है। कंपनी जो डिबेंचर इशू करेगी वो पार प्रीमियम डिस्काउंट किसी पे भी कर सकती है। लेकिन जब रिडीम किया जाएगा, जब पैसा लौटाया जाएगा, या तो फेस वैल्यू पे लौटाया जाएगा या क्लास फेस वैल्यू से एक्स्ट्रा अमाउंट लौटाया जाएगा। भाई लौटाते वक्त आप कम नहीं दे सकते, इसीलिए क्लास इंडिया में डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं किया जाता, या तो रिडीम नहीं किया जाता क्लास, या तो पार पे रिडीम होगा या तो प्रीमियम पे। लौटाते वक्त या तो आप बराबर लौटाओगे या तो क्लास आप ज्यादा ही लौटाओगे, राइट। अब ये जो प्रीमियम है क्लास, ये कंपनी के लिए रिडम्पशन के लिए घाटा, इसलिए इसको बोलते हैं प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये कंपनी के लिए नुकसान है, कंपनी के लिए घाटा है, बिकॉज 100 का डिबेंचर था, 10 रुपए फालतू लौटा रही है, तो कंपनी 110 रुपए लौटा रही है, तो ये 10 रुपए क्लास कंपनी का क्या है, नुकसान है। इसको बोलते हैं क्लास प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया क्लास बेसिक बातें रिडम्पशन की।
अब बात करते हैं क्लास रिडम्पशन की जर्नल एंट्री, फिर मैं बात करूंगा मेथड्स के अलग अलग टाइप के, और क्लास लास्ट में क्लास हम नंबर्स पे जाएंगे, एंट्रीज पे जाएंगे, बहुत कुछ है आज की क्लास में करने को, ध्यान समझना। जब कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करती है तो कंपनी के पास दो शर्त है डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए। सबसे पहला है क्लास पार और दूसरा है प्रीमियम। तो सबसे पहले क्लास एट पार का देखते हैं एंट्री क्या होगी रिडेम्पशन की। इशू की एंट्री आप सबको होता है बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन टू परसेंट डिबेंचर, प्रीमियम क्रेडिट, डिस्काउंट, डेबिट। रिडम्पशन की एंट्री क्लास उल्टी होगी, एंट्री होगी परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर, परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट। और अगली एंट्री होगी डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमेशा ध्यान रखना, आपने आपने परसेंटेज डिबेंचर हमेशा क्रेडिट देखा होगा, ये फर्स्ट टाइम है जब आप परसेंटेज डिबेंचर को डेबिट देख रहे हो। क्यों? क्योंकि क्लास ये यहाँ पे रिडीम हो रहा है, उल्टा चल रहा है, आप पैसा लौटा रहे हो। और परसेंटेज डिबेंचर हमेशा डेबिट किससे होगा? फेस वैल्यू से। तो एंट्री क्या करोगे क्लास? परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, फिर वहीं से शुरू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कुछ ये इंटरेस्ट जैसी एंट्री नहीं होगी, याद करो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, बिल्कुल सेम वही एंट्री है। परसेंट डिबेंचर, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और परसेंटेज डिबेंचर में 9%, 10% जो भी है उसमें हमेशा फेस वैल्यू ही आती है, क्योंकि परसेंटेज डिबेंचर और शेयर कैपिटल दोनों में ही फेस वैल्यू आती है, ठीक है। अगर रिडीम प्रीमियम पे हो गया, अगर ये रिडीम प्रीमियम पर हो गया, फिर आप एंट्री क्या पास करोगे? परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये नुकसान है, ठीक है। प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, लाइक 100 रुपए का फेस वैल्यू, 10 रुपए का प्रीमियम, परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, टू डिबेंचर्स होल्डर 110। और अगली एंट्री होगी डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आप ऊपर की एंट्री देखोगे और नीचे की एंट्री देखोगे तो अंतर सिर्फ और सिर्फ एक चीज का आपको दिखेगा, और वो है क्लास इसका, यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट हो गया, यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। तो इशू हो रहा है पार पे और रिडीम हो रहा है क्लास प्रीमियम पे। तो इस तरीके से डिबेंचर होल्डर को यहाँ 100 दोगे, 100 और यहाँ पे 110, क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड प्रीमियम रिडम्पशन भी आ गया। ये एंट्री वीडियो पॉज करके लिख लो अच्छे से। तो ये हो गया क्लास एंट्री डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए, क्लास ये जनरल एंट्री हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं क्लास अगला मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को रिडीम करने के मेथड्स कौन कौन से हैं, ठीक है। मेथड्स जो तुम्हें पढ़ने हैं ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। भाई डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे तो हम किस किस तरीके से डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्लास है, सबसे पहला भाई लमसम। क्लास लमसम का मतलब क्या है? डेट आई, जिस डेट को जिसका पैसा लौटाना है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, जितने बाद भी पैसा लौटाना है, जो डेट आई उस डेट पे उनका पैसा उनको लौटा दो, सिंपल। लमसम का मतलब क्या है? जो डेट आई है कि इस डेट पे डिबेंचर होल्डर्स को पैसा लौटाना है, भैया उस डेट पे डिबेंचर होल्डर्स को पैसा लौटा दो इकट्ठा, सारा का सारा। 50 लाख का अमाउंट था, 50 लाख पूरे लौटा दिया, भाई लमसम बोलते हैं इसको, ठीक है। सेकंड आता है क्लास यहाँ पे, सेकंड आएगा क्लास भाई ड्रॉ ऑफ लॉट्स। ड्रॉ ऑफ लॉट्स का मतलब लॉटरी सिस्टम, सबके नाम के पर्चे बनाओ, बॉल में डालो, घुमाओ, जिसका नाम पहले आ गया लॉटरी बेसिस कहते हैं इसको, उसको पहले पैसे लौटा दो, जिसका नाम बाद में आएगा उसको बाद में लौटा दो। लाइक हमारे पास 50,000 डिबेंचर है तो हम 20,000 अभी रिडीम करेंगे, 20,000 अगले साल रिडीम करेंगे, और 10,000 उसके अगले साल रिडीम करेंगे। 3 साल में रिडम्पशन करेंगे, और रिडम्पशन शुरू होगा 5 साल के बाद। तो पहले 5 साल के बाद पहले 20, फिर अगले साल 6 साल के बाद फिर 20, फिर इस तरीके से कैसा भी हो सकता है। ड्रॉ ऑफ लॉट्स मतलब सिंपल लॉटरी बेसिस पे आपको पेमेंट करनी है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करनी है, सीधी सीधी बात है, थोड़ा 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 करके आपने लौटाना है इंस्टॉलमेंट बेसिस पे, ठीक है। तीसरा है बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है, बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन।
ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है? कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को मार्केट से वापस खरीद लेती है। लाइक मैंने डिबेंचर इशू किया सन 2018 में, ठीक है। 2019 में मेरे पास काफी ज्यादा पैसा आ गया, तो मैंने कंपनी से बोला भैया आप अपने पैसे ले लो वापस, मुझे मेरे डिबेंचर वापस दे दो। वो कहती है नहीं, हम 5 साल बाद ही लौटाएंगे। तो मैं कहता हूँ थोड़ा फालतू ले लो, दे दो, उसको लग रहा है फायदा है तो वापस दे देगा। जैसे गाड़ी बनाने वाली कंपनी अपनी गाड़ियों को वापस ले लेती है ग्राहक से, ठीक है, अच्छा पैसा देके या जब भी जरूरत हो जैसा भी। तो उसी तरीके से क्लास कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को बाय बैक कर लेती है। दिस इज कॉल्ड बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब इसके भी बहुत अलग अलग टाइप होते हैं, हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। चौथा है क्लास बाय कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब क्या है? कंपनी डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी। मतलब तुमको डिबेंचर इशू के बाद में तुम्हारे डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर देगी, ये किसी न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर देगी। दिस इज कॉल्ड क्लास बाय कन्वर्जन। जब कंपनी अपने ही डिबेंचर्स को किसी दूसरी क्लास के डिबेंचर, दूसरी क्लास समझते हो क्या होता है? लाइक 8% डिबेंचर्स है, दूसरी क्लास का मतलब 9% डिबेंचर्स। तो आप अभी तक आपको 8% का ब्याज मिल रहा था, आपके डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर दिया 9% वाले डिबेंचर्स में, डिफरेंट क्लास ऑफ डिबेंचर हो गया, राइट। या आपको इक्विटी शेयर्स इशू कर दिए। तो दिस इज कॉल्ड क्लास मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए क्लास फिलहाल ये 4 मेथड क्लास आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके सर, अब बात करते हैं क्लास सोर्सेस की, ठीक है। अब बात करेंगे क्लास सबसे पहले सोर्सेस की, फिर किसी और चीज पे चलेंगे। ये चीजें क्लास क्लियर हो गई अच्छे से। अब बात करते हैं क्लास सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, फिर क्लास चलेंगे अपने रूल्स के ऊपर, ठीक है। अब आओ यहाँ क्लास सोर्सेस, कि भाई रिडीम करने के लिए रोकड़ा कहां से आएगा, ठीक है। सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, भैया पैसा कहां से आएगा? पैसा लौटाना है भाई। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का मतलब क्या है? डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाना है, सिंपल सी बात है भाई। पैसा लौटाने के लिए सोर्सेस कहां से माल आएगा, रोकड़ा कहां से आएगा, पैसा कहां से आएगा? सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। सोर्सेस में सबसे पहला सोर्सेस है क्लास डिबेंचर्स को पैसा लौटाने के लिए क्लास आउट ऑफ कैपिटल। आउट ऑफ कैपिटल, ध्यान रखना क्लास, आउट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? कि मान लो 5 साल बाद कंपनी डिबेंचर्स को रिडीम करने वाली है, तो आज मैं जो मान लो पैसे लौटाने वाला हूं, तो आज ही मैं शेयर इशू कर दूंगा, या आज से कुछ दिन पहले मैं शेयर इशू कर दूंगा। शेयर इशू करने से जो मेरे पास पैसा आएगा, इस पैसे से मैं डिबेंचर होल्डर्स की पेमेंट कर दूंगा। ये कुछ ऐसा है कि मैंने आज किसी से उधार लिया, उसको प्रॉमिस किया भाई मैं तुझे अगले महीने लौटा दूंगा। फिर अगले महीने हम किसी और से उधार लेते हैं, इसको लौटा देते हैं, उससे कहते हैं तू अगले महीने ले लियो। फिर उसके अगले महीने किसी और से उधार लिया, उसको लौटा दिया। तो ऐसे क्लास कुछ लोग आपकी नजरों में जरूर होंगे जो एक से उधार लेते हैं, दूसरे को लौटा देते हैं, एक से उधार लेते हैं, फिर दूसरे को लौटा देते हैं। इस तरीके से उनके पास उधार बना रहता है और सबको लौटाते भी चले जाते हैं। ये वो तरीका है क्लास जहां पे कंपनी आउट ऑफ कैपिटल को डिबेंचर्स को रिडीम करती है। आउट ऑफ कैपिटल मतलब क्लास कंपनी शेयर इशू करेगी, उससे जो पैसा आएगा अब फिर वो डिबेंचर्स को रिडीम कर देगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है क्लास? आउट ऑफ प्रॉफिट्स। कंपनी हर साल प्रॉफिट में से क्लास डिबेंचर्स को रिडीम करती चली जाती है। और तीसरा जो रूल है क्लास वो होता है मिक्स, यानी कि आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। आउट ऑफ कैपिटल एंड आउट ऑफ प्रॉफिट। और इसमें क्लास ये 3 ऑप्शन कंपनी के पास रहता है, आप हमेशा ध्यान रखना, ये 3 ऑप्शन है, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे डिबेंचर्स होते हैं बेसिकली जो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। क्या होते हैं क्लास? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, जो डिबेंचर नियर फ्यूचर शेयर्स में कन्वर्टेबल होते हैं। तो आप ध्यान रखना, बस नाम बता रहा हूं, आगे इस वर्ड का यूज करूंगा। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर मतलब क्या होता है क्लास? जो डिबेंचर्स नियर फ्यूचर क्लास शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, उन डिबेंचर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ताकि वो डिबेंचर्स नियर फ्यूचर क्लास शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए, उसको क्या बोलते हैं क्लास? फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल। जो डिबेंचर्स कन्वर्ट हो सके उसको बोलते हैं क्लास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, ठीक है। खैर, इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है, सीधे दिमाग में आया, मैंने बता दिया, आगे काम आएगा, एमसीक्यू में भी कहीं काम आ सकता है। एमसीक्यू कराऊंगा आपको, देखना मजा आएगा कल। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत है इस चैप्टर में, रूल्स बहुत हैं इस चैप्टर में, इसीलिए बच्चों को दिक्कत देता है। खैर, अभी तक मजा आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, आउट ऑफ कैपिटल हो गया, आउट ऑफ प्रॉफिट हो गया, मिक्स हो गया। अब सुनो, अब सरकार ने कुछ नियम कानून बना दिए, मतलब कंपनीज एक्ट ने कुछ रूल्स बना दिए। वो क्या रूल है ध्यान समझना। कंपनी ने दो बात बोली। सबसे पहली बात कि भैया मान लो आप इस डेट को डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हो, रिडम्पशन, ठीक है। आप इस डेट को डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हो। रिडीम का मतलब पैसा देने वाले हो। हाँ सर, पैसा देने वाले हैं।
तो आप पैसा कहाँ से दोगे? डिबेंचर होल्डर को रिस्क रहता है कि भैया मैं कंपनी में पैसा तो लगा रहा हूँ। अच्छा, आप किसी को पैसे देते हो तो आपको रिस्क तो रहेगा, नहीं लौटाएगा नहीं लौटाएगा। और आप पैसे उसी को देते हो क्लास जो आपको पता है कि लौटा सके, भले ही कितना अच्छा दोस्त क्यों ना हो। भैया वो गरीब है, पैसा नहीं लौटा सकता, आपको पता है वो पैसे मांग रहा है, तो आप कहीं नहीं कतराओगे। और अगला बंदा पैसे वाला है तो कहीं ना कहीं लगेगा कि यार ये तो पैसे लौटा देगा, तो यार ये तो लेके नहीं भागेगा। तो यही हमारी सोच होती है। हम सबकी कंपनी में पैसा, बड़ी कंपनी है, हालांकि ये ट्रू नहीं है हमेशा, ये सच नहीं है हमेशा, लेकिन फिर भी एक प्राइमा फेसी है, फर्स्ट साइट, पहली नजर में हमें ऐसा लगता है कि यार ये तो पैसे लेके नहीं भागेगा। तो कंपनी क्या करती है? कंपनी को सरकार ने क्या रखा कि भैया आप इस डेट को क्लास लौटाने वाले हो पैसे, तो इस डेट तक यानी कि बिफोर 31 मार्च, बिफोर 31 या ऑन मान लो, ऑन और बिफोर 31 मार्च तक आपको एक रिजर्व बना के रखना है, जिस रिजर्व का नाम है DRR। ध्यान सुनना, रूल यहां पे बन रहा है। कंपनी को कहा जाता है कि भैया आप हर साल डिबेंचर होल्डर्स को पैसा लौटाओगे तो हर साल प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के एक स्पेशल रिजर्व में डाल दो। लाइक मुझे गाड़ी खरीदनी है तो मैंने एक गुल्लक बनाया और मैं हर साल उस गुल्लक में कुछ, अच्छा गाड़ी तो खैर नहीं आया गुल्लक से, साइकिल मान लेते हैं, मुझे एक साइकिल खरीदनी है तो मैंने गुल्लक बनाया और मैं हर साल कुछ कुछ पैसे उस गुल्लक में जोड़ रहा हूं। उस गुल्लक का नाम मैंने लिख दिया साइकिल रिजर्व, यानी कि इस गुल्लक के अंदर जो पैसे डालेंगे उससे साइकिल खरीदने के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा, इससे क्लास और कुछ भी करने का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और आप मेरे दोस्तों, आप मेरे घर आए, आपने देखा कि यार मैंने गुल्लक बना रखा है, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा कि हाँ यार ये सुनील साइकिल तो ले लेगा भाई, इसने गुल्लक बना रखा है। तो कंपनी यही काम करती है, हर साल अपने प्रॉफिट से पैसे निकाल कर एक रिजर्व बनाती है, जिस रिजर्व का नाम क्या होता है क्लास? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, DRR। और ये बनाना कंपलसरी है। कौन सी डेट को? 31 मार्च। जिस साल आप रिडीम कर रहे हो ना, उससे पहले जो भी 31 मार्च आएगा उसमें क्लास आपको डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना ही बनाना है किसी भी कीमत पे, ठीक है। और इसमें कितना पैसे डालना है क्लास? 10%। और ये मिनिमम है सर, 15 डाल सकते हैं हाँ, 20 डाल सकते हो हाँ, 100 डाल सकते हैं हाँ, पूरा का पूरा। भाई मुझे साइकिल खरीदनी है तो क्या पता गुल्लक में मैं सारे पैसे डाल दूं, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम लेकिन 10% है। आई बात समझ? डिबेंचर को रिडीम करने से पहले आपको एक DRR क्रिएट करना है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसके अंदर क्लास आपको 10% पैसा डालना है। मेरी बात समझ आई? बस इतनी सी बात है, बस तुम्हें ध्यान रखना है। डिबेंचर को रिडीम करने से पहले तुम्हें DRR बनाना है। DRR क्या होता है? डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व। और इस रिजर्व को हम लोग डिबेंचर रिडीम करने में ही इस्तेमाल करेंगे और कहीं इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट? ओके। कब बनाना है? जिस साल आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हो उससे पहले जो 31 मार्च आएगा उसमें ही करना है। लाइक आप रिडीम करोगे मान लो जुलाई 2023 में, तो इससे पहले कौन सी डेट आएगी? 31 मार्च 2023। इस डेट को क्लास आपको DRR बनाना है। जिस डेट को रिडीम कर रहे हो उससे महीने पीछे चलते जाओ, जो भी 31 मार्च आएगा, तो जुलाई 23 से पहले जो 31 मार्च आएगा बिल्कुल वो 31 मार्च 23 आएगा, उसमें क्लास आपको DRR बनाना है। अब गुल्लक में रखे रखे पैसे थोड़ी बढ़ेंगे, तो कंपनी ने बोला भैया हम पैसे जमा करते जा रहे हैं, ये पैसे तो बढ़ेंगे नहीं, पैसे की वैल्यू कम हो जाती है ना जमा करते करते। आप भी बैंक में जमा करो तो कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा, पैसा बढ़ेगा। अगर मैं आज जेब में 100 रुपये रखूँ और आज से 10 साल तक जेब में 100 रुपये ही रखूँ, तो इस 100 रुपये से आज तो मैं पेन खरीद लेता हूँ, एक अच्छा सा पेन, लेकिन आज से 10 साल बाद शायद मैं अच्छा पेन भी ना खरीद पाऊँ इस 100 रुपये से, तो 100 रुपये की वैल्यू कम हो गई है कि नहीं? तो पैसा बैंक में डालो ताकि ग्रो करे, इन्वेस्ट करो ताकि ग्रो करे, है कि नहीं? तो ये कहते हैं भैया इस पैसे को ना 1 अप्रैल को या 30 अप्रैल तक, तो जनरली 1 या 30 अप्रैल को इस पैसे को हम इन्वेस्ट कर देते हैं। इस पैसे को हम लोग इन्वेस्ट कर देंगे, तो एक और क्रिएट करना पड़ेगा DRI। इसको क्या बोलते हैं? डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। DRR मतलब पैसा आपने साइड में रख दिया गुल्लक में। अब इस पैसे को 1 अप्रैल को यानी अगले ही दिन, 31 मार्च के अगले ही दिन या फिर 1 महीने बाद 30 अप्रैल को आपने क्लास इन्वेस्ट करना है। और वो परसेंटेज कितना है क्लास? 15%। ये भी मिनिमम है और कंपनी मिनिमम ही करती है ना। लाइक अगर मैं दुकानदार से बोलूं, अगर मैं आपसे बोलूं ये पेन है, कम से कम तुम्हें 5 रुपये देना पड़ेगा इस पेन का, तो तुम 5 ही दोगे ना, फिर मुझे ज़्यादा थोड़ी दोगे, यही चीज़ है। तो DRI क्लास कितना है? 15% है, DRR 10% है। मैं फिर से सिंपल सीधी भाषा में समझा देता हूँ। कंपनी को जिस दिन रिडीम कर रही है उससे पहले जो 31 मार्च आएगा उसमें कंपनी को DRR बनाना है। कितना परसेंट है? 10%। और क्लास अगले ही दिन या 30 अप्रैल को कंपनी को DRI बनाना है 15%। DRI मतलब डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। इस पैसे को कंपनी क्या करेगी? इन्वेस्ट कर देगी। कहाँ इन्वेस्ट करती है? कुछ अच्छी सिक्योरिटीज होती हैं जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी। अब इसको जुए में लगे कंपनी, जुआ खेलो इससे डबल ट्रिपल हो जाएगा, डिबेंचर होल्डर को उनका पैसा लौटा देंगे, नहीं, बर्बाद हो गए तो डिबेंचर होल्डर को दिक्कत आएगी, वो कंपनी बंद भी करवा देंगे। सेबी प्रोटेक्शन देता है डिबेंचर होल्डर को। तो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज में इस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। कहाँ करते हैं क्लास? गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी, क्योंकि रियल लाइफ का चैप्टर है, रियल लाइफ में ऐसा होता है, इसलिए आपको थोड़ा सा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस मिल रहा होगा यहाँ पे।
सरकारी अप्रूव सिक्योरिटी, लाइक रेकी, निहाय, हम निहाय बोलते हैं लेकिन वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, NHAI, नहाय बोल दो, ठीक है। रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेकी, उस बॉन्ड में, सरकारी बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे घाटा नहीं होता कभी, कुछ ना कुछ रिटर्न कम मिलेगा लेकिन घाटा नहीं होगा कभी भी, सेफ रहोगे आप, ठीक है, लाइक डेट। तो इसमें आप इन्वेस्ट करो और ये 15%। तो रेट आपको याद हो गया, डेट आपको याद हो गया, अब चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट पे। यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और लूंगा लास्ट में, क्या, ध्यान समझना। डीआरआर बनाना है, डीआरआई बनाना है। अगर डीआरआर बनेगा तो डीआरआई पक्की बात है, वो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। डीआरआर अगर आपने क्रिएट किया तो इन्वेस्ट तो करना ही करना है। लेकिन सरकार ने कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनको माफ कर रखा है कि भाई आपको डीआरआर नहीं बनाना, आप छोड़ो, मस्त रहो, आपको नहीं बनाना। किनको? जो कंपनी क्लास डिबेंचर्स को फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है तो नो डीआरआर, उसमें डीआरआर, और जब नो डीआरआर लिखा है तो डीआरआई तो होगा ही नहीं। जब आपने जोड़ा ही नहीं तो आप इन्वेस्ट क्या करोगे? समझ रहे हो बात को? वही चीज है। तो जो कंपनी फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है उनको डीआरआर नहीं बनाना, ध्यान रखना। फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर, लाइक 100 डिबेंचर है, 60 कन्वर्टेबल है और 40 नॉन कन्वर्टेबल है। तो जो 40 नॉन कन्वर्टेबल है उनके लिए डीआरआर बनाना है, जो 60 फुल्ली कन्वर्टेबल है उनको डीआरआर नहीं बनाना है। तो एक लाइन सारे बच्चे कमेंट में जाके लिखो, सबसे पहला डीआरआर 10%, डीआरआई 15%। फिर दूसरा लिखो क्लास की फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर के केस में डीआरआर नहीं बनाना है, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर आप आउट ऑफ कैपिटल डिबेंचर्स को रिडीम करोगे तो भी आपको डीआरआर नहीं बनाना है। यानी कहीं अगर लिखा आ गया आउट ऑफ कैपिटल, अच्छा सुनो, डीआरआर क्यों बनाते हो? ताकि हर साल प्रॉफिट को जोड़ो और डिबेंचर होल्डर्स को ड्यू डेट पे उनकी पेमेंट कर दो। जब तुम्हें डिबेंचर होल्डर किसी और से उधार लेके ही पैसा लौटाना है और ये तुम शुरू से जानते हो, ये शुरू से पता चल जाता है कि हम कैसे रिडीम करेंगे, तो तुम्हें किस बात का डीआरआर बनाना है भाई? तुमको पता है तुम्हें किसी और से उधार लेना है और लौटा देना है, फिर किस बात का डीआरआर? फिर कोई भी क्लास डीआरआर नहीं है। जब तुम किसी और से उधार लेके पैसा लौटा दोगे तो ये तुमने फिर से शेयर इशू किया और शेयर इशू करके उनका पैसा लौटा दिया, तो तुम्हें क्लास किसी भी प्रकार का कोई डीआरआर नहीं बनाना है। तो फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर केस में डीआरआर नहीं बनाना है, आउट ऑफ कैपिटल केस में डीआरआर नहीं बनाना है। और कभी अगर लिखा हुआ है डिबेंचर्स रिडीम होंगे आउट ऑफ प्रॉफिट्स, आउट ऑफ प्रॉफिट, और इफ सफिशिएंट प्रॉफिट इज अवेलेबल, इफ सफिशिएंट प्रॉफिट इज अवेलेबल, सफिशिएंट किसको बोलते हैं? लाइक मुझे एक 10,000 की साइकिल खरीदनी है और मेरे पास 10,000 का प्रॉफिट है, मेरे पास 12,000 का प्रॉफिट है, मेरे पास 30,000 का प्रॉफिट है, तो उस केस में क्लास 100% डीआरआर बन जाएगा। सर अभी आपने बोला 10%, बेटा 10% मिनिमम बोला था, कम से कम। लेकिन अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो डीआरआर 100% बनेगा। सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो बात अलग है, बट इफ यू हैव सफिशिएंट प्रॉफिट तो डीआरआर कितना बनेगा क्लास? 100% बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और मिक्स जो है क्लास उसमें कितना बनेगा? 10%। तो ऐसा मिक्स लिखा हुआ नहीं आएगा, आउट ऑफ कैपिटल जनरली आ जाता है लिखा हुआ, आउट ऑफ प्रॉफिट रहेगा। तो अब प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो फिर 10% ही बनेगा, बट प्रॉफिट अवेलेबल है तो 100%। अच्छा एक बात और, इस चैप्टर में ना ये चैप्टर क्यों 12th में नहीं है पता है आपको? बिकॉज इसके बहुत रूल्स चेंज होते रहते हैं, कहीं 50% डीआरआर था, कहीं 25%, अपन 10% है, तो रूल्स बहुत चेंज होते रहते हैं इसके अंदर, बहुत फ्रीक्वेंटली कंपनीज एक्ट में चेंज होते रहते हैं। इसकी वजह से क्लास 12th में डाला नहीं, बट सीयूईटी में है। और बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, जितना मैं करा रहा हूँ उतना भी कर लोगे ना, उसका अगर 70-80%, 50% भी तुम्हें याद है ना, तो भी तुम इसके सारे क्वेश्चंस निपटा लोगे, ठीक है। तो बस ये हटा रहा हूँ क्लास, स्क्रीनशॉट ले लेना क्लास को, दिखा नहीं पाऊंगा इसको दोबारा। तो ये है क्लास पूरा का पूरा डिबेंचर्स का सोर्सेस। अब फाइनली क्लास चलते हैं एंट्री पे, रूल पे, और हम खत्म करते हैं, ठीक है। चलो, अब डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व की क्लास मैंने रूल बता दिया आपको, ठीक है। कितना क्लास बनाना है? 10%। आउट ऑफ कैपिटल रिडीम कर रहे हो तो नहीं बनाना, आउट ऑफ प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट है, आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा हुआ है तो 100% बनाना है। क्वेश्चन कल कराऊंगा तो समझ आ जाएगा। और आखिरी बात जो तुम्हें क्लास ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है क्लास, जब फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है उनको डीआरआर नहीं बनाना। तो सर डीआरआर की जर्नल एंट्री क्या होती है, ठीक है। तो 31 मार्च को आप डिबेंचर्स को रिडीम, 31 मार्च को डीआरआर बनेगा तो उसकी एंट्री क्या होगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, जर्नल एंट्री बेसिकली यही आपको ध्यान रखनी है, टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, यानी कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट हो गया, बीइंग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड। और जब आप रिडीम कर लोगे, जब आप डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा लौटा दोगे, डेट ऑफ रिडम्पशन, जिस दिन आप उनका पैसा लौटा दोगे उस दिन इस पैसे को क्लोज कर दोगे। ये डीआरआर को क्रिएट किया आपने, क्रिएट किया, अब क्लोज करोगे, ठीक है। डीआरआर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व।
तो जब डीआरआर को क्लोज करोगे तो आप एंट्री क्या पास करोगे, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में डीआरआर को मतलब प्रॉफिट से निकाल के पैसा आप डीआरआर को क्रिएट करोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, और फिर एंट्री करोगे डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट क्लोज करने की एंट्री। तो डीआरआर की 2 एंट्री पता चल गई आपको। क्रिएट कब करोगे, 31 मार्च को। बंद कब करोगे, जब डिबेंचर का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। डिबेंचर रिडीम कर दिया आपने तो इस पैसे को कहां डाल देंगे क्लास, जनरल रिजर्व के अंदर। ये सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज होती है, रियल लाइफ में क्लास कोई कंपनी पैसा इकट्ठा नहीं करती, ना ही बंद करती है। ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एंट्री है कंपनीज लॉ को फॉलो करने के लिए कि भाई देखो हमने क्रिएट किया है, लेकिन पैसा कहीं लगता है आपको सच में गुल्लक में होगा, नहीं। पैसा इन्वेस्टेड रहता है, कंपनी एक रुपया नहीं रखती अपने पास। बड़े बड़े मालिक से अगर आप इंटरव्यू भी देखते हो, बड़े बड़े ओनर का कहते हैं पैसा कुछ नहीं है हमारे पास, सब शेयर्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ है, स्टेटमेंट ऑफ P&L टू डीआरआर क्रिएट हो गया और इसे बंद कर दिया डीआरआर टू जनरल रिजर्व। तो अल्टीमेटली क्लास ये डीआरआर कैंसिल हो गया, पहले यहाँ क्रेडिट था फिर डेबिट है। और स्टेटमेंट ऑफ P&L और जीआर दोनों एक ही चीज़ होती है, प्रॉफिट और जनरल रिजर्व एक ही चीज़ है, मतलब आता वो रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही है, एक ही चीज़ है, एक ही हेड है, बस दिखाने के लिए। देखो मैं तुम्हारे पैसे जोड़ रहा हूँ जेब में, तो तुम श्योर रहोगे कि हाँ सर ने पैसा जोड़ा हुआ है, तो बस वही चीज़ है, उसी की एंट्री और कुछ नहीं। अच्छा ये कितना परसेंट है क्लास, 10%। अच्छा डीआरआई जो है वो कितना परसेंट है क्लास, 15% है कि नहीं। अब उसमें जब भी आप 1 अप्रैल या 30 अप्रैल को पैसा इन्वेस्ट करोगे, इन्वेस्ट करने की एंट्री, इन्वेस्टमेंट खरीदने की एंट्री क्या होती है भाई, किसी भी चीज़ को खरीदते हैं तो एंट्री क्या होती है, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और जब आप बेचोगे है ना, ऑन द डेट ऑफ रिडम्पशन, कब बेचोगे, जिस दिन डिबेंचर्स को रिडीम करने वाले हो, ठीक है। तो उसकी एंट्री उल्टी हो जाएगी भाई, खरीदने की एंट्री क्या थी, डीआरआई टू बैंक। बेचने की एंट्री क्या है क्लास, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट। सिंपल, खरीदने की एंट्री है, बेचने की एंट्री है। तो तुम्हें रिडम्पशन की 2 एंट्री, डीआरआर की 2 एंट्री, डीआरआई की 2 एंट्री, टोटल तुमने क्लास 6 एंट्री अच्छे से समझ लिए। अब इनके सीक्वेंस ऑफ स्टेप पे चलते हैं, फिर रूल्स पढ़ेंगे, खत्म, इतना ही बस आपको करना है और ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। अब क्लास सीक्वेंस ऑफ स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। सीक्वेंस लाइन बाय लाइन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और सारी एंट्री में दोबारा तुम्हें लिखवा देता हूं ताकि तुम्हें भी अच्छे से लर्न हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहला तुम्हें काम क्या करना है, सबसे पहले डिबेंचर्स को रिडीम करने जा रहे हो आप डिबेंचर्स को रिडीम करने जा रहे हो, तो कंपनीज एक्ट के जो रूल्स हैं आप जब उनको फॉलो करोगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे, 31 मार्च को डीआरआर बनाओगे। एंट्री क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या लिख के रख लेना कॉपी में, हमेशा काम आएगा, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डीआरआर, आपने डीआरआर बना दिया, कितना परसेंट बनाओगे, 10%, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद आपने अगले डेट को 1 अप्रैल बोलो या 30 अप्रैल बोलो, आपने डीआरआई बनाना है। तो एंट्री क्या होगी, डीआरआई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। कितना परसेंट बनाओगे डीआरआई, 15%, ठीक है। फिर आपने क्लास जिस दिन डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हो, डेट ऑफ रिडम्पशन, जिस दिन तुम डिबेंचर्स को रिडीम करोगे तो तुम एंट्री क्या पास करोगे, डिबेंचर्स को रिडीम करने के लिए परसेंटेज डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, मैं मान लो पार पे रिडीम कर रहा हूँ, टू डिबेंचर्स होल्डर अकाउंट, किस पे, पार पे रिडीम कर रहा हूँ। और उसी डेट को ही क्लास फिर आप क्या करोगे, अब आपने डिबेंचर्स को ड्यू कर दिया, अब आपको क्लास क्या करनी है, पेमेंट करना है। तो आपने इन्वेस्टमेंट को बेचना पड़ेगा बैंक टू डीआरआई, तभी तो पेमेंट करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीआरआई अकाउंट, ठीक है। फिर उसी डेट को सेम क्या करोगे, पेमेंट करोगे। तो एंट्री क्या होगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, चलेगा, बिकॉज डेट सेम है। जब डेट सेम है तो ऊपर नीचे करने में कोई दिक्कत नहीं है। और फिर लास्ट एंट्री एक और पास होगी, डीआरआर टू जनरल रिजर्व। जो डीआरआर आपने क्रिएट किया था उसी को क्लास आप क्या करोगे, जनरल रिजर्व में आप ट्रांसफर कर दोगे, डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो ये है क्लास 8 एंट्री। अगर आप देखोगे 8 एंट्री कौन कौन सी, ये और ये एंट्री तो क्लास रिडम्पशन की हो गई, ये और एंट्री डीआरआर की हो गई, ये सॉरी डीआरआई की हो गई, ये डीआरआर की एंट्री 2 हो गई। तो इस तरीके से 6 एंट्री होंगी ना, डीआरआर बन गया क्लास, और फिर रिडम्पशन की एंट्री, फिर डीआरआई की, सॉरी 6 एंट्री क्लास ये बनेंगी। और अगर इशू की क्लास होती क्वेश्चन में तो इशू की 2 एंट्री और बन जाती। इशू मैं पढ़ा चुका हूँ, वो आपको पता है इशू की एंट्री। तो इस तरीके से 8 एंट्री बन गई। ये पार पे रिडीम हुआ, नहीं तो यहाँ प्रीमियम और रिडम्पशन भी डेबिट हो जाता। तो एंट्रीज, रूल्स सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन फाइनली चीज जिससे क्वेश्चन क्लास आपको ज्यादा चांसेस है पूछने के लिए, मैं अब करा रहा हूं, तो उसको जरा ध्यान से समझना, जो मैं तुम्हें अब करा रहा हूं, ठीक है। वो ये है रिक्वायरमेंट ऑफ डीआरआई एंड डीआरआई। इसको क्लास बहुत अच्छे से देखो, वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में इसको अच्छे से लिख के कर लेना। ये बहुत
बहुत ज़्यादा जरूरी है और मतलब सबसे ज़्यादा चांस है इसी से क्वेश्चन क्लास पूछा जाए आपको, तो ध्यान सुनना, ठीक है। अभी तक मैंने आपसे क्या बोला था, डीआरआर की एंट्री, डेट, डीआरआई इशू की एंट्री, रिडम्पशन की एंट्री, कन्वर्ट किस किस टाइप से रिडम्पशन होता है, सोर्सेज क्या क्या है, ये सब तुम समझ चुके हो। अब फाइनली बारी है किनको डीआरआर बनाना है किनको नहीं बनाना। और अच्छी बात पता क्या है, ज्यादातर कंपनी को डीआरआर से माफी दे दी है, उनको बनाना ही नहीं है। सिर्फ लिमिटेड कंपनीज है जिनको डीआरआर बनाना है। तो क्वेश्चन पूछेगा इसको डीआरआर कितना बनाना है, तो बनाना है तो कितना बनाना है, नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है, ये ऑप्शन में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। डीआरआर का रेट 10% है, डीआरआई का रेट 15% है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई। सर क्या हमको इनके नाम याद करने पड़ेंगे कि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से हैं जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट करता है आरबीआई? सो आंसर इज नो। आपको कुछ भी याद नहीं करना, क्वेश्चन खुद क्या आएगा, भैया ये कंपनी है, ये ब्रैकेट में ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये आगे लिखा होगा बैंक वगैरह, कुछ ना कुछ तुमको हिंट देगा जिससे तुम समझ जाओगे, तुम्हें नाम याद नहीं करना। तो ऐसी कंपनी को ना ही डीआरआर बनाना है ना ही डीआरआई बनाना है, माफ है। क्यों? ऐसी कंपनी ऑलरेडी बहुत सारे रिजर्व बना के रखती हैं भैया, कितने रिजर्व बनवाओगे? रिजर्व बनाने से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ता है। तुम पैसा ले रहे हो जनता से, जैसे सीआरआर है, एसएलआर है, ये सब मेंटेन करना पड़ता है ऑलरेडी। कितना रिजर्व बनाओगे? आप बैंकिंग का काम ही नहीं कर पाओगे, सारा पैसा अगर रिजर्व में लगा दोगे तो भैया लोन किसको दोगे? तो सरकार ने क्या रखा है, तुम अच्छी कंपनी हो, तुम ऑलरेडी बहुत पैसा रिजर्व करती हो, तो तुमको भागने का रिस्क थोड़ा कम लग रहा है हमें, तुमको माफ कर दिया, नो डीआरआर नो डीआरआई। बैंकिंग कंपनी, ये तो बैंक्स हैं, ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो आरबीआई रेगुलेट करता है, और ये क्लास खाली बैंक्स हैं, एचडीएफसी वगैरह, तो इनको भी डीआरआर नहीं बनाना है। अच्छा, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो कुल मिला के क्लास कैसा भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, बैंकिंग हो, ठीक है, उनको भैया डीआरआर ना डीआरआई बनाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आगे समझना, लिस्टेड कंपनीज, अब वो कंपनी जिनकी क्लास लिस्टिंग हो रखी है, बड़ी कंपनी, स्ट्रॉन्ग साउंडनेस ऑफ फाइनेंस वाली कंपनी, लिस्टेड कंपनी अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक, क्योंकि ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक ये भी लिस्टेड कंपनी हो सकती हैं, तो इनको डीआरआर नहीं बनाना। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स, इनको छोड़कर जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनको भी डीआरआर नहीं बनाना, बस उनको डीआरआई बनाना है 15%। बस आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो लिस्टेड कंपनी है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स को छोड़ के जो बची हुई लिस्टेड कंपनी है, क्वेश्चन तुमको लाइन सीधा देगा, एज इट इज तुमको लाइन दे देगा, तुम्हें याद नहीं करना, एज इट इज लाइन दे देगा, बस उनको डीआरआर नहीं डीआरआई बनाना है 15%, ठीक है। तो अब जो अनलिस्टेड कंपनी बन गई सर, अनलिस्टेड कंपनी, जितनी भी अनलिस्टेड कंपनी है, जितनी भी एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मणप्पुरम गोल्ड लोन, मुथूट फाइनेंस, या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो बेसिकली डीएचएफएल है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जो हाउस के लिए लोन देती हैं, तो इन सब कंपनी को भी ना कोई डीआरआर बनाना है ना कोई डीआरआई बनाना है। तो कुल मिला के मैं बात करूं, लिस्टेड कंपनी को डीआरआर बनाना है जो अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और अदर देन बैंक्स हैं, सिर्फ उनको डीआरआर नहीं, उनको सिर्फ डीआरआई बनाना है, वो 15%, डीआरआर नहीं बनाना उन्हें भी। तो कुल मिला के सर किसी को नहीं बनाना डीआरआर, सिर्फ एक ही केस में डीआरआर बनाना है जो आपको याद रखना है, ठीक है। इसी केस में बस आपको डीआरआर बनाना है, ये लास्ट चीज है, याद रखना है, इसके बाद चैप्टर खत्म, इससे बाहर नहीं आएगा, लिख के ले लो। अदर अनलिस्टेड कंपनी, जो अदर अनलिस्टेड कंपनी है, ये चैप्टर कोई हाथ लगाते नहीं जनरली, ना बच्चे पढ़ते ना टीचर कोई पढ़ाता है, खतरनाक चैप्टर है। फिर मैंने कोशिश करी बहुत हद तक, मुझे नहीं पता वो कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताना क्लास, बहुत मेहनत लगी है, दिखने में छोटा है बट खोटा है, ठीक है। अदर अनलिस्टेड कंपनीज एक्सेप्ट एनबीएफसी एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। देखो अनलिस्टेड कंपनी, देखो लिस्टेड को तो भाई डीआरआर नहीं बनाना है, और जो लिस्टेड है अदर देन ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक है ना, उनको सिर्फ डीआरआई बनाना है 15%। लेकिन अनलिस्टेड कंपनी में से किसी को डीआरआर नहीं बनाना, लेकिन वो अनलिस्टेड कंपनी जो एनबीएफसी और हाउसिंग कॉर्पोरेशन को छोड़कर है, तो उनका नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन है, कि देखो कन्वर्टेबल तो चाहे कोई भी कंपनी हो, अगर कहीं भी कन्वर्टेबल आ गया चाहे वो कोई भी कंपनी हो, फुल्ली कन्वर्टेबल को डीआरआर नहीं बनता। तो इसीलिए क्लास में बोला कि अदर अनलिस्टेड कंपनी है और फुल्ली कन्वर्टेबल है तो भी डीआरआर नहीं बनेगा, डीआरआर तो बनना ही नहीं है अनलिस्टेड के लिए, ना ही डीआरआई बनाना है, सिर्फ वो अदर अनलिस्टेड कंपनी एनबीएफसी और हाउसिंग, इन दोनों को छोड़ के जो अदर, मतलब इसको छोड़ के जो अदर अनलिस्टेड कंपनी है उनको बस डीआरआर बनाना 10% और डीआरआई बनाना 15%। बस आप ध्यान रखना, कुल मिला के अदर अनलिस्टेड कंपनी, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक, हाउसिंग, इनको छोड़ दो, इसके अलावा जो अदर अनलिस्टेड कंपनी, कुल मिला के अनलिस्टेड कंपनी को ही डीआरआर बनाना है, क्योंकि वो लिस्टिंग नहीं है, उनकी साउंडनेस का प्रूफ नहीं है, फाइनेंस साउंडनेस कितनी तगड़ी कंपनी है, कहीं पैसे लेके भाग ना जाए, उनको बनाना डीआरआर 10%, डीआरआई 15%, बस। और जो लिस्टेड कंपनी है उनमें इनको छोड़कर 15%। तो कुल मिला के आप ये कह सकते हो, जो अनलिस्टेड कंपनी है अदर देन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उनको छोड़ के जो है अनलिस्टेड कंपनी, उनको डीआरआर बनाना 10%, डीआरआई 15%। दैट्स इट।
बस इतना ही है, बस इतना ही चैप्टर क्लास आपको ध्यान रखना है, और इसके साथ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। बाकी तुम्हें कुछ भी करने की ना, सिंगिंग फंड में जाने की जरूरत है ना कुछ, इससे बाहर नहीं आएगा, बस इतना बोल रहा हूँ। भरोसा रखना, क्लास आपका रिडम्पशन खत्म हो गया पूरी तरीके से, कंपैरेटिव कॉमन साइज भी खत्म हो गया क्लास, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी बचेगा सब कमेंट में मेंशन करो, हर एक चीज हर एक टॉपिक में करांगे तैयार हूं आपके लिए। दिन हमारे पास है, मेहनत करने के लिए मैं रेडी हूँ, बस आप सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ, मेहनत करो अच्छे से, डेफिनेटली क्लास तुम्हारा ड्रीम कॉलेज तुमको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, अगर क्लास तुम लोगों ने अभी तक एसपीसीसी ऐप पे जो प्रीमियम मॉक टेस्ट है वो नहीं बनाए, बहुत पछताओगे, बस दिल से बोल रहा हूँ। 36 मॉक टेस्ट है क्लास, 1800 क्वेश्चन है काउंटी को बेस्टी के, पूरा पेपर क्लास कवर होगा, पैटर्न समझेगा और मजा तुम्हें आएगा बनाने में, इस बात की गारंटी है। क्वेश्चन भी है, आंसर्स भी हैं, वीडियो सॉल्यूशन भी क्लास मैंने कराया था, कहीं अटको तो वीडियो सॉल्यूशन भी देख सको उसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।